राधे राधे मेरे भाइयों। आज हम शुरू कर रहे हैं वापस लिंकचोन कहानी। इसको आगे सुनने के लिए मोस्ट व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें। चलो शुरू करते हैं अगली कहानी। अध्याय 3 अपना तेज पक्ष दिखाना। अनुवादक बॉर्न ट्यूब। फिनिक्स क्राई साम्राज्य में युद्ध की परंपराएं बहुत लोकप्रिय थीं और इसलिए कुछ विवाद होना अपरिहार्य था। इस प्रकार शाही राजधानी के बाहर एक जीवन और मृत्यु मंच, लाइफ एंड डेथ स्टेज बनाया गया था, जहां लोग अपने व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझा सकें। जब तक दोनों पक्ष सहमत होते और युद्ध क्षेत्र के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते, तब तक अखाड़े में प्रवेश करने के बाद यदि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को मार भी देते तो उन्हें शाही राजधानी से कोई सजा नहीं मिलती थी। ज्यादातर दिनों में ये जगह हलचल भरी भीड़ से भरी रहती थी और आज भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि कुछ मैच खत्म होने के बाद दो युवक मंच पर आए और वहां हंगामा मच गया। क्या वो व्यक्ति लॉन्ग चेन नहीं है? वो यहाँ क्यों आएगा? हाँ, कल उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। क्या उसका आज यहाँ होना अजीब नहीं है? मुझे शर्त है कि वो अब और जीना नहीं चाहता और चाहता है कि कोई उसे यहाँ पीट पीट कर मार डाले। उसके पिता लॉन्ग तियानक्सियाओ को बॉर्डर सप्रेशन मार्किस कहा जाता था और वे इस पीढ़ी के सैन्य देवता, मिलिट्री गॉड थे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें ये उपाधि दी थी वे गरीब लोग थे जिन्हें युद्धों और संघर्षों से जूझना पड़ा था। शाही राजधानी में जो अमीर लोगों से भरी थी, हर कोई शांति और समृद्धि में था। इसलिए लोगों ने लॉन्ग तियानक्सियाओ को, जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, अपने स्तर पर नहीं रखा और इस प्रकार पूरी शाही राजधानी में केवल कुछ ही लोग लॉन्ग चेन के प्रति सम्मान रखते थे। लॉन्ग चेन, तुम कचरे के टुकड़े, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम बिना किसी कारण के कार्रवाई में बाधा नहीं डाल रहे हो? तुम्हारी मार्शल आर्ट कौन देखना चाहेगा? जल्दी करो और यहां से निकलो। हाँ, अगर तुम खुद को मारना चाहते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहां लोग न हों। कोई भी ऐसे कचरे को नहीं देखना चाहता, इसलिए हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। पल भर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जोर जोर से कोसने लगी। उनमें से किसी ने भी लॉन्ग चेन के प्रति अपनी घृणा नहीं छिपाई। हालांकि कुछ दूर एक साधारण कोने में घूंघट वाली दो युवतियां उसे ध्यान से देख रही थीं। दीदी, वो आपका मंगेतर है? वो इतना कमजोर क्यों लग रहा है? उसके शरीर के चारों ओर थोड़ी सी भी हलचल, फ्लक्चुएशंस नहीं है, एक युवती ने निराशा से कहा। अगर पिताजी इतने स्वार्थी न होते तो उन्होंने मेरी शादी तब तय नहीं की होती जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये वास्तव में चिड़चिड़ा करने वाला है, दूसरी युवती ने जवाब दिया। युद्ध क्षेत्र में लॉन्ग चेन ने उन दो युवतियों पर ध्यान भी नहीं दिया जो उसकी जासूसी कर रही थीं और उसने भीड़ के उपहास का भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उदासीन भाव से ली हाओ की ओर देखा। ली हाओ ने लोगों के हंगामे की ओर इशारा किया और उपहास किया। देखा, तुम एक अवांछित कचरे के टुकड़े हो और अगर तुम समझदार होते तो तुम बस अपना सिर फोड़ लेते और मर जाते। लॉन्ग चेन ने बिना एक शब्द कहे केवल उदासीनता से उसे घूरना जारी रखा। डोंग, एक घंटी की आवाज गूंजी जो द्वंद्व की शुरुआत का संकेत थी। जब वो घंटी बजी तो जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक महीन रेखा का अंतर रह गया। घंटी बजने के कारण मूल रूप से शोर मचाने वाली भीड़ शांत हो गई। आखिर ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। कौन जानता था कि कब किसी का जीवन समाप्त हो जाएगा? दीदी, आपके इस मंगेतर के पास कोई कल्टीवेशन बेस नहीं लग रहा है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी कंडेंसेशन के तीसरे हेवन स्टेज पर है। क्या आप चिंतित नहीं हैं? युवती ने पूछा। मेरे चिंतित होने का क्या फायदा? उसका मरना, ठीक है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी युवती ने उदासीनता से कहा। लेकिन भले ही उसने ये शब्द कहे, उसने पहले ही एक अत्यंत अजीब और प्राचीन रेशमी जाल निकाल लिया था। ये मत कहो कि तुम्हें परवाह नहीं है। तुमने पहले ही अपना युद्ध हथियार निकाल लिया है। लगता है तुम्हें अभी भी परवाह है। और तुम जानती हो, भले ही उसकी कल्टीवेशन प्रतिभा कचरा है, वो देखने में इतना बुरा नहीं है। कैसा रहेगा अगर तुम उसे नहीं चाहती तो तुम उसे मुझे दे सकती हो। दूसरी युवती ने हंसते हुए मजाक किया। कोई व्यक्ति यूं ही रैंडमली तुम्हें कैसे दिया जा सकता है? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम मेरे विवाह के समझौते से पीछे हटने का इंतजार कर सकती हो। उसके बाद तुम जो चाहो कर सकती हो, दूसरी महिला ने गुस्से में जवाब दिया। मार्शल एरिना में लॉन्ग चेन शुरू से अंत तक पानी की तरह शांत रहा था। कल के मुकाबले जब वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, आज वो बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। लॉन्ग चेन, अपनी मौत को करीब पाकर तुमने अचानक शांत होने का फैसला किया। चिंता मत करो, तुमने जो दांव लगाया है उसके कारण मैं आज तुम्हें पीट पीट कर नहीं मारूंगा। ली हाओ बेहद अहंकारी और आत्मविश्वासी था। तुम बहुत बकवास करते हो, जल्दी करो और मुझ पर हमला करो, मुझे बाद में और भी काम करने हैं। लॉन्ग चेन ने थोड़े अधीर होकर जवाब दिया। चूंकि पूरी भीड़ बहुत शांत थी,
लॉन्ग चेन का एक एक शब्द भीड़ के कानों में गया और एक पल में वहां मौजूद हर कोई उपहास उड़ाने लगा। ली हाओ, तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस बच्चे को पीट पीट कर मार डालो। ये वास्तव में हमें शर्मिंदा कर रहा है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने ली हाओ को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने उसे आवाज दी। ली हाओ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और अब वो हिचकिचा नहीं रहा था। उसके तीसरे हेवन स्टेज की पूरी शक्ति बाहर निकल पड़ी। उसका पैर अखाड़े पर थोड़ा सा दबा और वो तुरंत लॉन्ग चेन की ओर मुक्का मारते हुए झपटा। जब ली हाओ ने हमला करना शुरू किया तो नीचे खड़ी भीड़ खुशी से झूम उठी। वर्तमान में ली हाओ का रूप बहुत ही डैशिंग और सुंदर लग रहा था। शानदार हमला, ये विंड जेड ट्री फिस्ट है। कुछ लोगों ने इस मूव को पहचान लिया और जयकार की। हालांकि दूर बैठी दो युवतियों के चेहरे तिरस्कार और उपहास से भरे थे। लॉन्ग चेन भी उसी तरह मुस्कुराया। इस तरह का मूर्खतापूर्ण कदम गलतियों से भरा अभी भी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। मुक्का उसकी ओर बढ़ रहा था और जैसे जैसे वो करीब आया तेज हवा चलने लगी, लेकिन लॉन्ग चेन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और 1 इंच भी नहीं हिला। हा, ये कचरा जानता ही नहीं कि कैसे बचना है। मंच के नीचे कुछ लोगों ने उपहास किया। हालांकि जैसे ही वो उपहास चिल्लाया गया, ली हाओ का मुक्का लॉन्ग चेन के चेहरे से ठीक 1 इंच की दूरी पर रुक गया। पहले से उपहास कर रही भीड़ अचानक पूरी तरह शांत हो गई। उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन के एक पैर ने हमला किया था और ली हाओ के पैरों के बीच के हिस्से में जोर से लात मारी थी। मूल रूप से खुशी से झूम रहा और सुंदर दिखने वाला ली हाओ अब एक बैंगनी बैंगन की तरह चेहरे वाला हो गया था। लॉन्ग चेन की लात ने उसे स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर दर्द दिया था, जिससे उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए और वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। वो दर्द से हिलने में सक्षम नहीं था, लेकिन लॉन्ग चेन सक्षम था। बस इसी छोटे से अंतराल में लॉन्ग चेन ने ली हाओ के बालों को पकड़ लिया, उन्हें जोर से खींचा और साथ ही अपने घुटने से जोर से प्रहार किया। स्लैम स्लैम स्लैम। लॉन्ग चेन ने अपने कार्यों को बेहद ताज़ा तरीके से पूरा किया और थोड़े ही समय में उसके मजबूत और तेज लयबद्ध कार्यों ने लोगों को एक बहुत ही तीव्र दृश्य दिखाया। ली हाओ के शरीर से हड्डियों के टूटने की अप्रिय आवाज आई। उसकी नाक पहले से ही अंदर धंस चुकी थी, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वो खुद होश खो चुका था। एक पल के लिए भीड़ से एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तीसरे हेवन स्टेज का एक मजबूत व्यक्ति एक ऐसे कचरे से हार जाएगा जिसके पास कोई कल्टीवेशन बेस नहीं था, और वो भी इतनी जल्दी। इसके अलावा उसने इसे सबसे साफ और कुशल तरीके से किया था। इस तरह का परिणाम उस भीड़ के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था जो उसका उपहास कर रही थी। यहां तक कि दूर से देख रही दो युवतियां भी पूरी तरह हैरान थीं। हालांकि ली हाओ उनके लिए कुछ भी नहीं था और वे उसे हाथ हिलाकर आसानी से मार सकती थीं, लेकिन लॉन्ग चेन उनके जैसा नहीं था। शुरू से ही लॉन्ग चेन द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अंश भी उपयोग नहीं किया गया था और उसने ली हाओ को हराने के लिए पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति की क्षमताओं पर भरोसा किया था। लॉन्ग चेन जीत गया। मंच के नीचे से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई जो अक्सर मार्शल एरिना और उसके पंजीकरण का प्रभारी होता था। लॉन्ग चेन का पेट कुछ बार तेजी से ऊपर नीचे हुआ और बड़ी इच्छा शक्ति के साथ ही वो अपने अंदर की हत्या की मंशा, किलिंग इंटेंट को रोकने और दबाने में कामयाब रहा। अभी लोगों को मारने का समय नहीं था। उसे इतने लंबे समय तक दबाया गया था और अब जब वो फट पड़ा था तो उसके लिए इसे वापस लेना मुश्किल था। लेकिन बाकी दुनिया ने जैसा देखा, लॉन्ग चेन की हरकतें ताकत की कमी के कारण लग रही थी, जैसे वो सांस लेने के लिए हाँफ रहा हो। लॉन्ग चेन मंच से उतरकर बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और वो तलवार प्राप्त की जिसे उसने दांव के रूप में इस्तेमाल किया था। साथ ही 5000 स्वर्ण मुद्राओं वाला एक क्रिस्टल कार्ड भी प्राप्त किया। यहाँ के नियम बताते थे कि उन्हें मैच से पहले रेफरी को दांव सौंपना पड़ता था, ये दिखाने के लिए कि ये न्याय संगत था और लड़ाई के दौरान किसी के पीछे हटने की संभावना को कम करने के लिए भी। मार्शल तलवार प्राप्त करने के बाद लॉन्ग चेन ने इसे सीधे शी फेंग को लौटा दिया। क्रिस्टल कार्ड को अपने कपड़ों में रखते हुए वो कुछ हद तक उत्साहित महसूस करने लगा। यद्यपि 5000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक नहीं थीं, लेकिन ये उसके परिवार की हताश स्थिति को थोड़ा संभालने में मदद कर सकती थी। उन्हें साम्राज्य से वजीफा प्राप्त किए बहुत समय हो गया था और आजकल लॉन्ग परिवार जल्दी ही उस बिंदु पर पहुंच रहा था जहां वे खाने के लिए ढंग का भोजन भी नहीं खरीद सकते थे। अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के बीच वे दोनों धीरे धीरे चले गए। दोनों युवतियों ने लॉन्ग चेन को जाते हुए देखा और तुरंत बाद वे भी गायब हो गईं। लॉन्ग चेन द्वारा ली हाओ को पीटने की खबर को जैसे पंख लग गए और वो तेजी से फैल गई। कुछ ही समय में पूरी शाही राजधानी को इसका पता चल गया। इस खबर ने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया। मार्शल आर्ट का अभ्यास न कर पाने वाला एक कचरा संभवतः इतना कठिन प्रतिद्वंद्वी कैसे बन सकता था। लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसे देखने और इस खबर के बाद भी कि ली हाओ को उठाकर उसकी हवेली वापस ले जाना पड़ा, काफी लोग अभी भी इसे पूरी तरह से स्वीकार करने में असमर्थ थे।
लॉन्ग चेन अपनी कमाई शीफेंग के साथ बांटना चाहता था, लेकिन शीफेंग बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंत में उसने जल्दी से बहाना बनाया कि उसे कुछ काम है और वो तेजी से चला गया, यहाँ तक कि लॉन्ग चेन से ये भी नहीं पूछा कि वो अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। इस एहसान को अपने दिल में याद रखते हुए लॉन्ग चेन सीधे 100 हर्ब मार्केट गया। बाजार में प्रवेश करते ही लॉन्ग चेन ने उनकी औषधीय सामग्री की एक सूची कैटलॉग मांगी। इस पर विभिन्न औषधीय सामग्रियों के नाम और कीमतें बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज थीं। लॉन्ग चेन ने फेंगफू पिल को रिफाइन करने के लिए आवश्यक अधिकांश औषधीय सामग्रियां देखीं। यह काफी भाग्यशाली था कि फेंगफू पिल की औषधीय सामग्रियां विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थीं। हालांकि कीमत देखकर लॉन्ग चेन का दिल बैठ गया। उसके पास जो सोने के सिक्के थे वे केवल औषधीय सामग्री के 3 हिस्से खरीदने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वो यह सब इन औषधीय सामग्रियों पर खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अभी भी रिफाइनिंग के लिए एक औषधीय भट्ठी मेडिसिनल फर्नेस खरीदनी थी। साथ ही कुछ अन्य अतिरिक्त औषधीय सामग्रियां भी खरीदनी थीं। उसके पास मौजूद कुछ सोने के सिक्के जलती हुई गाड़ी को बुझाने की कोशिश करने वाले पानी के एक कप की तरह थे। हालांकि इसे न खरीदना भी अस्वीकार्य था, इसलिए लॉन्ग चेन ने अपने दांत भींचे और सबसे खराब गुणवत्ता वाली कांस्य भट्टी खरीदने के लिए 1200 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। उसने फेंगफू पिल के लिए औषधीय सामग्रियों का एक सेट और एनर्जी रिकवरी पाउडर के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्रियां भी खरीदी। जब तक लॉन्ग चेन ने मार्केट छोड़ा, उसके क्रिस्टल कार्ड में केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं बची थीं। घर लौटने के बाद लॉन्ग चेन सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा मजबूती से बंद करते हुए उसने बाओएर को सभी को बताने का आदेश दिया कि उसे परेशान न किया जाए। वो जानता था कि उसकी मां को खबर मिल जाएगी कि वो एक बार फिर मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने गया था। इस डर से कि उसकी मां चिंता करेगी, उसने जानबूझकर बाओएर को उन्हें रोकने के लिए कहा। किसी भी स्थिति में उसे कुछ नहीं हुआ था और उसकी मां को बहुत अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। अभी उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर पल का फायदा उठाना था। उसे यकीन था कि लॉन्ग परिवार की वर्तमान दुर्दशा उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी और उसे आने वाले संकट का आभास हो रहा था। लॉन्ग चेन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगी और उसके हाथ में आग का एक गुच्छा दिखाई दिया। यह एक पिल कल्टीवेटर की जमी हुई पिल फ्लेम थी। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने आग के इस गोले को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, ये लौ बहुत कमजोर थी। पिल फ्लेम एक पिल कल्टीवेटर की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनती थी और विशेष संचालन विधियों के माध्यम से इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा लौ में संघनित किया जाता था। हालांकि वर्तमान लॉन्ग चेन की पिल फ्लेम का तापमान बेहद कम था, यहाँ तक कि अन्य सामान्य पिल फ्लेम्स की तुलना में भी। इसके अलावा लॉन्ग चेन ने पाया कि उसे सहारा देने के लिए उसके डांशियन के बिना वह पिल फ्लेम को 15 मिनट से अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकता था, जो औषधीय गोलियों को रिफाइन करने के लिए पर्याप्त समय से बहुत कम था। लॉन्ग चेन कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि सौभाग्य से उसके पास एक बैकअप योजना थी, जो पहले एनर्जी रिकवरी पाउडर को रिफाइन करना था। औषधीय सामग्रियों को भट्टी में रखकर उसने उन्हें एक एक करके रिफाइन किया। इस बार उसने अपनी पिल फ्लेम का उपयोग नहीं किया, बल्कि लकड़ी की सामान्य आग का उपयोग किया। जब सभी औषधीय सामग्रियां रिफाइन हो गईं, तो उसने उन्हें एनर्जी रिकवरी लिक्विड बनाने के लिए पानी के जग में डाल दिया और थोड़े समय के लिए आराम करने के बाद लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली और आधिकारिक तौर पर फेंगफू पिल की रिफाइनिंग शुरू करने के लिए खुद को तैयार किया। अध्याय 4, फेंगफू स्टार को संघनित करना। 9 यिन ग्रास शोधन रिफाइनमेंट पूर्ण। अर्थ ड्रैगन रूट शोधन पूर्ण। फ्लेम सीड शोधन पूर्ण। 30 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को एक एक करके रिफाइन किया गया, जिसमें लॉन्ग चेन के 2 घंटे से अधिक का समय लगा और वो पसीने से तरबतर हो गया। गोलियां पिल्स बनाना केवल दवा उबालने जैसा नहीं था। हर एक औषधीय जड़ी बूटी का सत्व एसेंस निकालना पड़ता था और साथ ही अशुद्धियों को हटाकर पाउडर बनाना पड़ता था। हालांकि लॉन्ग चेन के हाथ में जो लौ थी वो बहुत कम गुणवत्ता की थी और रिफाइंड पाउडर में अभी भी आदर्श से कहीं अधिक अशुद्धियां थीं। फिर भी उसके पास यही एकमात्र तरीका था। सबसे पहले लॉन्ग चेन का कल्टीवेशन बेस अस्तित्वहीन था और इसलिए उसके पास पिल फ्लेम को बनाए रखने के लिए आवश्यक ताकत नहीं थी, जिससे इसकी शक्ति कमजोर थी। दूसरी बात, वर्तमान में लॉन्ग चेन के पास किसी अलग लॉ डिफरेंट फ्लेम को वश में करने का अवसर या क्षमता नहीं थी, इसलिए वो उसी से संतोष कर सकता था जो उसके पास था। लेकिन कीमिया अल्केमी विधियों में प्रशिक्षण के लिए न केवल एक मजबूत पिल फ्लेम की आवश्यकता होती है, बल्कि शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। अन्य 2 आवश्यकताएं इतनी कठिन नहीं थीं। जहां तक पिल फ्लेम का सवाल है, जब तक आप सभी उचित तैयारी कर लेते, आप एक अग्निगुण वाले जादुई जानवर मैजिकल बीस्ट को पकड़ सकते थे और धीरे धीरे उसे पालतू जानवर की तरह वश में कर सकते थे।
जादुई जानवर की लॉ का उपयोग करके आप उसे वश में कर सकते थे और अपनी खुद की लॉ बनने के लिए उसे विकसित कर सकते थे। 99% से अधिक सक्षम कीमियागर बीस्ट फ्लेम पशु ज्वाला का उपयोग करते थे। केवल कुछ ही लोग, जिनके पास शक्तिशाली शक्ति की अत्यंत प्राचीन विरासत थी, स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली उन अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक स्पिरिट फ्लेम्स को नियंत्रित कर सकते थे। स्पिरिट फ्लेम्स वे ज्वालाएं थीं जिनकी अपनी आत्मा होती थी, और लॉन्ग चेन की यादों के अनुसार उसने पहले एक अत्यंत दुर्जय स्पिरिट फ्लेम को नियंत्रित किया था। लेकिन अतीत में वो कितना भी दुर्जय क्यों न रहा हो, अभी वो अपने पिल रिफाइनिंग के लिए केवल इस बेकार लॉ का ही उपयोग कर सकता था। आखिर उसकी यादों की चीजें ऐसी नहीं थीं जिन्हें वो बाहर निकाल सके। पर्याप्त आराम करने के बाद लॉन्ग चेन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में एक मोमबत्ती रखी और एक पीली लॉ दिखाई दी। बुरा नहीं है, शोधन के बाद लॉ की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। जो भी हो, कुछ न होने से तो बेहतर ही है। लगातार 7 अलग अलग दवाओं के सत्व को रिफाइन करने के बाद उसने उन्हें भट्ठी में डाल दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और लॉन्ग चेन के हाथ की लॉ अचानक अस्थिर हो गई। पहले की तुलना में ये अब कई गुना अधिक मजबूत थी। लॉ को सहारा देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग। अगर दूसरे कीमियागर इसे देखते तो क्या वे सदमे से नहीं मर जाते? लॉन्ग चेन कड़वाहट से मुस्कुराया। आध्यात्मिक शक्ति किसी भी पिल रिफाइनिंग का आधार थी। रिफाइनिंग के समय तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। यदि थोड़ा सा भी विचलन होता तो ये आपके पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद कर देता और अंत में आपके पास पिल की राख का ढेर रह जाता। इसके अलावा यदि औषधीय गोली में बहुत बड़ी औषधीय शक्ति होती तो आप भट्ठी में विस्फोट, फर्नेस एक्सप्लोजन का कारण भी बन सकते थे। अधिकांश कीमियागर शोधन की शुरुआत में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू नहीं करते थे। वे इसका उपयोग केवल बाद के चरणों में करते थे, जब लॉ की ताकत को बहुत सावधानी से नियंत्रित करने के लिए गोली आकार लेने वाली होती थी। आखिरकार वो पिल के निर्माण का महत्वपूर्ण समय होता था। उस समय लॉ के तापमान को लगातार बदलना पड़ता था, कभी अधिक और कभी कम, और ऐसा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की बड़ी खपत की आवश्यकता होती थी। यदि उस समय तक कीमियागर की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही समाप्त हो चुकी होती तो पिल्स की उस भट्टी को मूल रूप से बेकार माना जा सकता था। हालांकि लॉन्ग चेन ने वास्तव में शोधन की शुरुआत में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने इस कीमती आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग केवल लॉ की शक्ति बढ़ाने के लिए किया, इसे जलाऊ लकड़ी की तरह इस्तेमाल किया। कोई भी कीमियागर ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से उस पर क्रोधित होता और उसे कोसता। भले ही कोई लापरवाह और फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति हो, फिर भी कोई इसे वास्तव में इस तरह खर्च नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग चेन चिंतित नहीं था। उसकी यादों के अनुसार उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही साधारण कीमियागरों की तुलना में कम नहीं थी। पिल कल्टीवेटर की रैंक इस प्रकार थी: पिल अप्रेंटिस, पिल एडेप्ट, पिल मास्टर, पिल किंग, पिल एम्परर, पिल एंसेस्टर, पिल वेनरेट, पिल सेंट और पिल गॉड। फैंगफू पिल प्रथम श्रेणी फर्स्ट ईयर की औषधीय गोली थी, और आमतौर पर पिल कल्टीवेटर जो पिल अप्रेंटिस रैंक तक पहुंच गए थे, वे प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली को रिफाइन कर सकते थे। लॉन्ग चेन की वर्तमान यादों में एक पिल गॉड की यादें भी शामिल थीं, इसलिए वह अपनी वर्तमान क्षमताओं पर पूरी तरह स्पष्ट था। जब लॉन्ग चेन जागा था तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके पिछले बेकार स्वरूप की तुलना में असामान्य रूप से मजबूत हो गई थी। इसलिए लॉन्ग चेन इस तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के योग्य था। लॉन्ग चेन के सामने रखी पिल भट्टी थोड़ी कांपने लगी और उससे हल्की भनभनाहट की आवाज आने लगी। ही लॉ की शक्ति बढ़ाने से गति काफी बढ़ गई है। उसने जल्दबाजी में भट्टी में 3 और औषधीय सामग्रियां डाल दी। हालांकि इस समय लॉन्ग चेन के माथे पर पसीना आ रहा था। जल्दी से एक स्ट्रॉ नली निकालकर उसने उसका एक सिरा औषधीय जार में रखा, जो एनर्जी रिकवरी लिक्विड से भरा था, और जल्दी से एक घूंट पी लिया। जब एनर्जी रिकवरी लिक्विड उसके पेट में गया तो उसके पूरे शरीर के रोम छिद्र खुल गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह सोखने लगे। उसकी मूल रूप से समाप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से ठीक हो गई। यही वो था जिसे लॉन्ग चेन ने पहले तैयार किया था। इसके बिना उसके लिए फैंगफू पिल को रिफाइन करने का कोई तरीका नहीं था। उसके वर्तमान स्तर के साथ ये एक मजाक होता यदि वो वास्तव में बिना किसी सहायता के अपने दम पर पिल को रिफाइन कर पाता। मुंह में स्ट्रॉ दबाए हुए वो हर थोड़ी देर में अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को भरने के लिए एनर्जी रिकवरी लिक्विड का एक और घूंट लेता। लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा के फिर से भरने के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिखा सकती थी कि वो कितनी शक्तिशाली थी, और 2 दिनों के बाद ही लॉन्ग चेन को थोड़ा थकावट महसूस होने लगी। यह इस बात का संकेत था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का काफी हद तक उपयोग हो चुका था। हालांकि इस समय तक औषधीय सामग्री पहले से ही पिल भट्टी में समा चुकी थी, इसलिए जो बचा था वो केवल समापन था। औषधीय सुगंध भी हवा में भरने लगी थी।
यद्यपि प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली के बारे में लॉन्ग चेन की धारणा ये थी कि इसे रिफाइन करना इतना आसान था कि इसे आंखें बंद करके भी किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में वो अपनी यादों वाला पिल गॉड नहीं था। उसका भाग्य पहले ही पूरी तरह से बदल चुका था और यह कहना झूठ होगा कि वो घबराया हुआ नहीं था। बस अचानक पिल भट्टी के अंदरूनी हिस्से में कंपन होने लगा और भनभनाहट की आवाजों की एक श्रृंखला निकलने लगी। पिल भट्टी के भीतर की ऊर्जा भी हिंसक होने लगी। लॉन्ग चेन बिल्कुल भी नहीं घबराया, इसके विपरीत वो मुस्कुराने लगा। यह पिल के निर्माण का संकेत था और शोधन का सबसे महत्वपूर्ण समय भी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और उसका एक अंश भी रिजर्व में नहीं रखा गया था। उसके हाथ की लौ अचानक फट पड़ी और एक अदृश्य शक्ति ने पूरी पिल भट्टी को मजबूती से सील कर दिया। इस तकनीक को हेवन सील अर्थ लॉक कहा जाता था और ये कुछ ऐसा था जिसे उसने अपनी यादों से निकाला था। ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग पिल विस्फोटों और भट्टी विस्फोटों को रोकने के लिए किया जाता था। इसके अलावा ये तकनीक बहुत व्यावहारिक थी और सबसे कम समय में पिल भट्टी के भीतर औषधीय ऊर्जा को सील कर सकती थी, जिससे बहुत अधिक रिसाव नहीं होता था। सामान्य कीमियागर ये सब अंतिम चरण में करते थे, क्योंकि जब औषधीय गोली हिंसक हो जाती थी तो अधिक कोमल कार्रवाई करके उसे स्थिर करना संभव था। हालांकि ऐसा करने से खतरा बहुत कम हो जाता था, लेकिन औषधीय सत्व एसेंस का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता था और इसलिए औषधीय गोली की गुणवत्ता साधारण ही रह जाती थी। बैंग। लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण दमन के बाद पिल भट्टी से एक दबी हुई आवाज निकली। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। पिल भट्टी पहले ही शांत हो चुकी थी। लॉन्ग चेन अपनी सांस रोकने में मदद नहीं कर सका। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि उसे लगा जैसे आसमान घूम रहा है। जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो उसने उत्साहपूर्वक भट्टी खोली। जब उसने 5 गोल गोल पिल्स निकाली तो उसका हाथ कांप रहा था। उन्हें हाथ में पकड़ते ही एक सघन औषधीय सुगंध पूरे कमरे में भर गई। 2 निम्न श्रेणी लो ग्रेड की गोलियां और 3 कचरा ट्रैश गोलियां। उफ, इसे जोर से कहना वास्तव में मुझे शर्म से मार देने के लिए काफी है। लॉन्ग चेन का चेहरा दिखा रहा था कि वो कितना उत्साहित था, लेकिन फिर भी उसने आह भरी। थोड़ी देर तक शून्य में घूरने के बाद वो हंसे बिना नहीं रह सका। उसके पास एक पिल गॉड की जीवन भर की यादों के साथ साथ अपने वर्तमान स्व की यादों का मिश्रण था। जाहिर है वो पिल गॉड वास्तव में अत्यधिक अहंकारी था। हालांकि उसे खुद अपनी इज्जत खोने की परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से अपने हाथ में मौजूद पिल्स की सावधानीपूर्वक जांच की। 2 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां थीं, जिनके शरीर पूरी तरह गोल थे और उनकी सुगंध हवा में भरी थी। सुगंध ने दिमाग को तरोताजा कर दिया और सूंघने पर व्यक्ति की आत्मा को ऊर्जावान बना दिया। लॉन्ग चेन अपनी खुशी को नहीं रोक सका। आखिरकार एक सफल औषधीय गोली शाही राजधानी में कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेची जा सकती थी। इसके अलावा उसके हाथ में मौजूद 3 कचरा गोलियां भी उस औषधीय गोली से कहीं बेहतर थीं जो उसकी मां ने उसके लिए खरीदी थीं, खासकर जब से औषधीय सत्व का कम से कम 30% हिस्सा पिल में सील कर दिया गया था। एक औषधीय गोली जिसने सत्व के 50% हिस्से को लॉक कर दिया था उसे निम्न श्रेणी कहा जाता था और 80% से अधिक सभी औषधीय गोलियां केवल निम्न श्रेणी की होती थीं। यदि औषधीय सत्व 60% तक पहुंच जाता तो वह मध्यम श्रेणी मिडिल ग्रेड की होती, 70% उसे उच्च श्रेणी हाई ग्रेड बनाता, 80% उसे शीर्ष श्रेणी टॉप ग्रेड बनाता, 90% उसे अद्वितीय श्रेणी पियरलेस ग्रेड बनाता और जहां तक 100% की बात है ही। अभी लॉन्ग चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि ये उसके वर्तमान स्वरूप के लिए बहुत दूर की बात थी। कुछ लोग औषधीय सत्व की 50 और 60% मात्रा के बीच के अंतर के बारे में सोच सकते हैं। क्या यह एक महत्वपूर्ण अंतर था? क्या 2 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियों का सेवन एक मध्यम श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी नहीं होगा? अगर कोई आपको ये सवाल पूछते हुए सुनता तो शायद उसका दम घुट जाता। एक औषधीय गोली के अंदर न केवल उसका औषधीय सत्व होता था बल्कि अशुद्धियां भी होती थीं। ये अशुद्धियां शरीर द्वारा अवशोषित होने में असमर्थ होती थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अशुद्धियां अवशोषित सत्व के एक हिस्से को बेअसर कर देती थीं। यह कहावत कि प्रत्येक दवा के अपने दुष्प्रभाव होते हैं केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक कठोर सच्चाई थी। पिल के निर्माण के दौरान पिल टॉक्सिन्स विष के संचय से बचना मुश्किल था। इस तरह के टॉक्सिन्स यदि बहुत बार नहीं लिए जाते तो बड़ा प्रभाव नहीं डालते थे, लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए औषधीय गोलियां अक्सर जीवन रक्षक उपाय होती थीं और कौन जानता था कि आप एक जीवन काल में कितनी पिल्स का सेवन करेंगे। जब शरीर के पिल टॉक्सिन्स एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते थे तो ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला जहर बन जाता था। पिल टॉक्सिन्स खत्म करने के लिए सबसे कठिन जहरों में से एक थे। वे मांस और हड्डियों और यहां तक कि आत्मा में भी गहराई तक समा जाते थे। लेकिन औषधीय गोली जितनी उच्च श्रेणी की होती थी उसमें उतने ही कम टॉक्सिन्स होते थे। इसी कारण से मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली का औषधीय प्रभाव
निम्न श्रेणी की औषधीय गोली की तुलना में 10 गुना से अधिक होता था। जहां तक कीमत के अंतर की बात है, ये कम से कम 100 गुना अधिक था। 5 औषधीय गोलियों को इकट्ठा करने और औषधीय भट्टी की सफाई करने के बाद लॉन्गचेन इसे और सहन नहीं कर सका और नींद में गिर गया। अनजान समय तक सोने के बाद उसने अपने गालों को सहलाते हुए 2 हाथ महसूस किए और कुछ धीमी फुसफुसाहटें सुनी, लेकिन वो इतना थक गया था कि जागने में असमर्थ था। जब लॉन्गचेन को दोबारा होश आया, तब तक 3 दिन बीत चुके थे। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था और उसने दोबारा अपना एकांत सेक्लूजन शुरू करने से पहले खाना खाया। एक कचरा पिल का सेवन करते हुए उसने औषधीय गोली की ऊर्जा को अपने पैर के नीचे योंगक्वान पॉइंट में प्रवेश कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। वो 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के पहले सितारे का स्थान था, माइनस फेंगफू स्टार की स्थिति। बैंग! लॉन्गचेन का बायां पैर हिल गया। उसके पैर के नीचे से तीव्र ऊर्जा निकली और उसके नीचे की जमीन दरारों से भर गई। उत्कृष्ट! मैंने पहले ही मेरिडियन चैनल और सटीक स्थिति का पता लगा लिया है। अब मैं वास्तव में इस पर हमला कर सकता हूं। लॉन्गचेन धीरे से मुस्कुराया और उसने एक निम्न स्तर की फेंगफू पिल निकाली और सीधे उसका सेवन कर लिया। शुद्ध और उत्तम ऊर्जा फूट पड़ी और लॉन्गचेन के खिंचाव के तहत वो सीधे उसके पैर के नीचे योंगक्वान पॉइंट पर चली गई। योंगक्वान पॉइंट कांप उठा। आती हुई औषधीय ऊर्जा के साथ ये पानी प्राप्त करने वाली सूखी नदी की तरह था और ये पागलों की तरह ऐंठने लगा। बूम! एक गूंजती हुई आवाज आई और डरावनी ऊर्जा लॉन्गचेन के पूरे शरीर में भर गई। अत्याचारी ऊर्जा अपने आप फूट पड़ी, जिससे कमरा धुएं और धूल में भर गया और ऊर्जा की लहरें चारों ओर उठने लगीं। जैसे जैसे धुआं और धूल धीरे धीरे बिखरी, उसने एक शांत और परिष्कृत लॉन्गचेन को उजागर किया। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। वो अपने पैर के नीचे एक मटर के आकार के शरीर को महसूस कर सकता था, जहां से अंतहीन ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे लॉन्गचेन के मन में अपना सिर आकाश की ओर उठाकर दहाड़ने की इच्छा पैदा हो रही थी। लॉन्गचेन के कमरे की हलचल ने पूरे कुलीन एस्टेट को परेशान कर दिया और हर कोई वहां दौड़ पड़ा। अपनी माँ को भी आते देख लॉन्गचेन ने जल्दी से कहा, माँ, आज वो दिन है जब कुलीन उत्तराधिकारी अध्ययन करने के लिए इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे जल्दी जाना होगा। यह कहने के बाद वो हतप्रभ लोगों के समूह और नष्ट हुए अवशेषों के ढेर को पीछे छोड़ गया, साफ कपड़े पहने और सीधे इंपीरियल कॉलेज के लिए निकल गया। कहानी पर लाइक नहीं आ रहे हैं, कृपया लाइक करें, तभी कहानी को आगे लिखने में मज़ा आएगा। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर करें और मोस्ट व्यू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।